नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 1 का। भाग 1 में क्या है तो संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में बात करता है। संघ और राज क्षेत्र का वर्णन कहाँ किया गया है तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है तो हम देखते हैं 1 से लेकर के 4 तक में भारतीय संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद में। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का नाम एवं क्षेत्र के बारे में भाग अनुच्छेद 1 वर्णन करता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा इसके बारे में। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। देश का आधिकारिक नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत अर्थात भारत इंडिया है। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि भारत अविच्छेद्य संघ भी है। मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट जो आपने देखा कि यूनियन ऑफ स्टेट आप जो देख रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या था कि स्टेट एक संघ है। किसका? स्टेट का संघ है। संघों का राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये संघ से कभी भी आप विभाजित नहीं हो सकते हैं। राज्य चाहेगा कि हम इस संघ से बाहर हो जाए तो ये अविभाज्य संघ है, अर्थात ये विभाजित होने वाला संघ नहीं है। आप भारतीय संविधान के अनुसार यदि भारत के राज्य संघ का एक राज्य बन जाते हैं तो फिर आप किसी भी हाल में भारत के संघ से आप अलग नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य ये था। ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 इसके बारे में शक्ति देता है। अनुच्छेद 1 जो है हमें पावर देता है कि कोई भी राज्य हमारे संघ से अलग नहीं हो सकता। उसी तरह अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रविष्टि व निर्माण करना। भारतीय संविधान या भारतीय संविधान के निर्मात्री संसद जब चाहेंगे तो नए राज्यों का और नए संघ को भारत के पृष्ठभूमि में शामिल कर सकते हैं ना। और जब चाहेंगे तो उसका नाम, उसका क्षेत्र का परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। नए राज्यों का भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद 2 कहता है। और अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का गठन करना। नए राज्य जब शामिल हो गए तो उस राज्य की सीमाओं को बदलना, उस राज्य की सीमाओं का बनाना, उनके नक्शे को बिगाड़ना बनाना, ये सारे चीजें और उसका नाम में परिवर्तित करना, ये सब काम जो है भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। यही वजह रहा कि उत्तराखंड का नाम परिवर्तित हो गया। 2001 में बनने वाला राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड थे तो उत्तराखंड का नाम परिवर्तित किया। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के अनुसार ही राज्यों के नामों में भी और उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करना। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनी संवैधानिक संशोधन नहीं मान्य हो गया। माने कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बन गया है, 2 और 3 क्या बोलता है कि नए राज्य बन जाना और नए राज्यों का निर्माण होने के बाद उसकी सीमा में परिवर्तन करना, उनके नामों में परिवर्तन करना, ये सब को छोड़ करके बाकी जितने भी परिवर्तन करने की शक्ति है अनुच्छेद 4 कहता है। इस प्रकार हम 4 के बाद अनुच्छेद 5 इस प्रकार हम देखते हैं भाग 5 बोलता है। भाग 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान संविधान प्रारंभ में नागरिकता लोगों को कैसे प्रदान किया था। प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ था और जब संविधान लागू 1950 में तो किस प्रकार से लोगों को नागरिकता दिया गया था इसके बारे में डिटेल से चर्चा करता है। कौन सा? अनुच्छेद 5 चर्चा करता है। ठीक है। अनुच्छेद बोलता है 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो प्रवासी भाग करके वापस आने लगे थे इसके बारे में डिटेल से चर्चा करता है अनुच्छेद 6। ठीक है। अनुच्छेद 7 बोलता है पाकिस्तान गए और फिर वापस वहां से यदि लौट करके आ गए तो इसके बारे में चर्चा करता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 बोलता है विदेशों में रहने वाले NRI जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं इसके बारे में चर्चा करता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 कहता है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। यदि भारत की नागरिकता आप त्याग देते हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता स्वतः ही भारतीयता से आपका निरस्त हो जाएगी। दूसरे दो देशों की नागरिकता भारतीय नागरिकों को वैध नहीं करार किया गया भारत के संविधान द्वारा।
किसी भी एक ही देश की नागरिकता को रखने का प्रावधान अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, माने नागरिक की अधिकारों की जो है निरंतरता कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपके नागरिक को आज अधिकार दिया गया है और कल छीन लिया जाए, ऐसी बात नहीं है। आप नागरिक हो देश की और आपके अधिकारों की निरंतरता बनी रहे, इसकी गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 10 इसकी गारंटी देता है। अनुच्छेद 11 बोलता है संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति, इस शक्ति से ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना था। अनुच्छेद 11 को का इस्तेमाल करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, जो संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार प्रदान। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मौलिक अधिकारों की सीरीज को हमने ऑलरेडी डिफाइन करके 4-5 वीडियो में से छोटे-छोटे वीडियो में अपलोड किया। आप जाकर के उन वीडियो को देख लें। यहाँ पर हम भाग 3 के मौलिक अधिकारों को छोड़ करके सिर्फ अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 12 कहता है राज्यों की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो राज्य में क्या-क्या आता है? तो सरकार आती है, संसद आता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। और विधानसभा स्थानीय निकाय आती है और स्थानीय निकाय के साथ-साथ सरकारी नियंत्रण जो कि पुलिस प्रशासन होता है, ये आता है। पुलिस प्रशासन के साथ-साथ आने वाली सारी संस्थाएँ क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। राज्य के अंतर्गत ये सारी संस्थाएँ आती है। राज्य किसी एक चीज़ को नहीं कहा जा सकता। राज्य भारतीय संविधान में राज्य का मतलब होता है सरकार, संसद, विधान सभा, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये सारी जो होती है वो और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाएं जैसे कि पुलिस प्रशासन और अ, सरकारी सुविधाएं देने वाली स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थाएं, ये सब सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 कहता है विधियों की न्यायिक परीक्षण करना, माने जुडिशरी रिव्यू, माने कि जो विधि भारत सरकार द्वारा बना दी जाती है तो उसका रिव्यू करने का अधिकार किसे दिया गया है? रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होती है कि अपनी विधि जो बनाई है कानून उसका वो रिव्यू कर सके। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून शून्य होगा, मतलब मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून जो है शून्य होगा, अर्थात न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जितने भी कानून बनाए जाएंगे, इसकी रिव्यू करने का अधिकार किसको दिया गया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसका रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना? इस प्रकार हम 12 और 13 को देखते हैं और अगले स्लाइड से हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के 1 के साथ। ठीक है? कार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार 12 से 35 था, तो हमने वहां से इसे बंद करके मूल कर्तव्यों की ओर आते हैं। मूल कर्तव्य क्या है? तो अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन 51 के क में किया गया और यह भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 बताई गई है। यह भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ से किया गया लेकर के? तो जापान के संविधान से लिया गया है। जापान, ठीक है ना? मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो लागू नहीं होता है, पर न्यायालय उन्हें कानूनों की व्याख्या में ध्यान रखता है। जब भी न्यायालय किसी कानून की व्याख्या करता है तो अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रख करके जो है न्यायालय है जो कानून की व्याख्या करता है। ठीक है? नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने हेतु 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य या मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार बराबर नागरिकों को जो शक्ति प्रदान दी गई संविधान द्वारा, और मूल कर्तव्य बराबर जो नागरिकों को अपनी प्रति जिम्मेदारी, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी है, इसके बारे में व्याख्या करता है। तो 51 ये कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन और आदर्शों का सम्मान करे। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान का जो है पालन करे, उनके आदर्शों का सम्मान करे। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीतों का आदर्श आदर्शों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? कर्तव्य है। अधिकार नहीं है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। बी कहता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, माने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण करें। ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के महान बनाया जाए और किसी दूसरे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान को निरर्थक बताया जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सभी स्वतंत्रता सेनानी हमारे देशभक्त थे और सबको अपने मनोभाव में समान भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उन्हें समान सम्मान देना चाहिए। अनुच्छेद 51 की ए कहता है और इसके तहत सी कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की
एकता और अखंडता की सुरक्षा करने का पूरी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। देश की एकता को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और जब देश की एकता के विरुद्ध कोई काम करता हो तो उसका विरोध करना चाहिए, उसे उसे सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। डी कहता है देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय सेवा को तत्पर रहे। यदि यदि देश को जब जरूरत पड़े आपकी तो आप किसी भी आपदा में मतलब कि उपस्थित रहे। आवश्यकता पड़ने पर सेना में, पुलिस में या किसी भी आपदा में हमको हमें हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है। आगे बोलता है सद्भाव, मातृत्व और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना, माने सामाजिक भेदभाव, जाति धर्म आधारित नफरत को दूर करना चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति को निभाना चाहिए। भारत की विविध संस्कृति का सम्मान करें। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में हजारों परंपराएं, हजारों विधियां, हजारों संस्कृतियां, उन सारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके बाद ये हमारा कर्तव्य भी होता है। जी बोलता है पर्यावरण की रक्षा करें, माने जल, झील, नदियां, जीव जंतु, पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के समय पर्यावरण संरक्षण को के बढ़ते महत्व के कारण इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये पर्यावरण को जो है पर्यावरण को व्यक्ति का मूल कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहा है, ठीक है। एच बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार भावना को अपनाए। अंधविश्वास, कुप्रथाएं दूर करना चाहिए, तर्क, लॉजिक, विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी पत्थर खोद दिया तो भगवान निकल गया, कहीं भी आसमान की ओर सर उठा करके देख लिए तो ये ये हो गया नहीं। ये अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को दूर करने की बात हमें कर्तव्य में बताया जाता है। जबकि लॉजिक, तर्क होना चाहिए किसी भी बात को कहने की, किसी भी चीजों को मानने की तर्क होनी चाहिए और लॉजिक होना चाहिए। विज्ञान को बढ़ावा देने की बात करता है। ये कर्तव्य हमारा है कि हम विज्ञान की बातों को बढ़ावा दें और विज्ञान की दृष्टि से हम किसी भी चीज को देखें, विज्ञान का विकास करें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे व हिंसा से दूर रहने की बात करता है। सरकारी बस, ट्रेन, संपत्ति आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध करने का समर्थन करना चाहिए। किसी भी तरह यदि सरकार से आपका गतिरोध चल रहा है तो आप शांतिपूर्ण पूर्वक विरोध करें। सरकारी संपत्ति, ट्रेन, बस आदि का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य है कि अपनी सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ करके उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करें। जी बोलता है जे बोलता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों में उत्कृष्टता लाए, माने अपनी क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। हमेशा अपने समाज और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा से हमेशा सकारात्मक योगदान देने की चेष्टा करना चाहिए। के अर्थात 11 बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना ये हम गार्जियंस का जो है मूल कर्तव्य होना चाहिए। 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यह 11वां मूल कर्तव्य था और माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल हर हाल में भेजें। उनकी वो क्या है, बच्चों का मौलिक अधिकार भी है और गार्जियन का क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल से भेजे जो 6 से 14 वर्ष के हैं। इस प्रकार हमारे मौलिक कर्तव्य खत्म होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए